हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजी अभ्यास में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सामान्य हिंदी में समास। बहुत ही उम्दा चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो जो है उन तक उपलब्ध हो सके। तो आइए देखते हैं सामान्य हिंदी में समास। समास में दोस्तों, शब्दों को संक्षिप्त या छोटा करना ही समास कहलाता है। समास का अर्थ होता है शब्दों को संक्षिप्त करना, अर्थात संक्षेप में लिखना। समास को सामासिक पद या समस्त पद भी कहा जाता है। समास को सामासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं या कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सार्थक शब्द निर्माण यानी जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक नहीं कि जिस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो। तो और आगे इसका एक और चीज़ है कि पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और इसके बाद समास विग्रह। समास विग्रह में समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। यानी जो हमारा समस्त पद है, जब हम उसको अलग अलग कर देते हैं तो समास विग्रह हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, वनवास मतलब वन में वास। इसी तरह और भी अनेक हैं, जैसे यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार। और अब देखते हैं समास के भेद। तो दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद होते हैं समास के। देखते हैं पहला समास जो है वो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इसमें जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, अव्ययीभाव समास यानी अव्यय। अव्यय क्या होते हैं अभी बताऊंगा। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा समस्त पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, भर पेट तो पेट भरकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, अनुरूप रूप के अनुसार। और कहीं कहीं पे आगे जो है दोस्तों, ये उपसर्ग भी आपको दिखाई पड़ेगा अव्ययीभाव समास में। अब देखते हैं अव्यय क्या होता है। अव्ययीभाव समास में लिखा हुआ है कि पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान हो गया, समस्त पद अव्यय यानी पूर्व पद प्रधान होता है, समस्त पद अव्यय हो जाता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिसके जो है संज्ञा, सर्वनाम आदि के परिवर्तन होने पर उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, बच्चा धीरे धीरे चलता है, या बच्ची धीरे धीरे चलती है, या बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। तो बच्चा, बच्ची, बच्चे, इसमें पर संज्ञा सर्वनाम में परिवर्तन हुआ, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए ये धीरे धीरे क्या है? अव्यय है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में, वो अव्यय कहलाते हैं। तो अव्ययीभाव समास इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सभी अव्यय हो जाते हैं, मतलब समस्त पद अव्यय हो जाते हैं। तो जैसे लिखा हुआ पेट भरकर, इसके लिए एक शब्द क्या हुआ? भर पेट, अभी अव्यय हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी तरह शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, एक अव्यय हो गया यथाशक्ति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अनुरूप, अब आप कहीं भी अनुरूप लगा सकते हैं, लिख सकते हैं वाक्य के बीच में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे आइए देखते हैं तत्पुरुष समास, दूसरा समास तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास में जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें दोनों पदों के मध्य आने वाले जो परसर्ग हैं, अर्थात जो कारक के चिन्ह होते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं कारकों के चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है।
जो कारक के चिन्ह होते हैं इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो कर्ता कारक होता है अर्थात प्रथमा भक्ति जो है उसमें नहीं होता है, और उसके बाद लास्ट वाला जो है अधिकरण कारक वो नहीं होता है, यानी संबोधन जो होता है वो नहीं होता है, बाकी बीच वाले सभी होते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला लिखा हुआ एग्जाम्पल यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त। अब इसमें को चिन्ह जो है ये कर्म कारक का हो गया, तो इसे हम कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं, और कर्म कारक जो होती है वो द्वितीया भक्ति होती है, तो इसे द्वितीया तत्पुरुष भी कहा जाता है ना। इसके बाद रेखांकित, यानी रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित। सो से के द्वारा करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, तो करण तत्पुरुष इसको कह सकते हैं। और करण तत्पुरुष जो होता है वो तृतीया भक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ये तृतीया भक्ति होती है, यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष भी इसको कहा जाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति यानी के लिए जो है को के लिए, ये संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, इसलिए इसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। अथवा संप्रदान कारक जो होता है वो चतुर्थी भक्ति होती है, इसलिए इसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जा सकता है। अगला देखते हैं ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त यानी ऋण से मुक्त हो गया, यानी अपादान कारक। अब देखते हैं कि इसमें से जो आया वो अलग होने के लिए आया, तो अपादान कारक क्या होता है, से चिन्ह होता है लेकिन अलग होने के भाव में आता है, इसलिए जहाँ पर अलग होना पाया जाए वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो ऋण से मुक्त हो गया यानी ऋण से वो अलग हो गया, कर्ज से मुक्त हो गया यानी कर्ज से अलग हो गया वो, इसलिए ये हो गया अपादान कारक, क्योंकि से जो चिन्ह है वो अपादान कारक का है से अलग होने पर, तो इसलिए ये अपादान कारक हो गया। अपादान कारक जो है वो होती है पंचमी भक्ति, इसलिए हम उसको पंचमी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं गंगा जल, यानी गंगा का जल। अब हम जानते हैं कि का की के रा री रे ना नी ने, ये जो चिन्ह हैं ये सभी संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष इसको कहा जाता है, संबंध तत्पुरुष हो जाता है। और संबंध तत्पुरुष जो है वो होती है षष्ठी भक्ति, इसलिए इसको हम षष्ठी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। अगला देखते हैं गृह प्रवेश। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश, तो में और पर जो चिन्ह है दोस्तों वो अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए इसे अधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। और अधिकरण तत्पुरुष जो है वो सप्तमी भक्ति होती है, इसलिए इसको हम सप्तमी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। आगे इसके बाद अब आगे आइए देख लेते हैं। अगला जो है वो है तीसरा जो समास है वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जिस समास का पहला पद विशेषण यानी उपमान और दूसरा पद विशेष यानी उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, यानी विशेषण और विशेष यानी विशेषण जो विशेषता बताई जाती है, विशेष यानी जिससे विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना, ऐसे होता है। तो नील गाय, नीली है जो गाय, यहाँ गाय की विशेषता किससे बताई जा रही है, नीला से, इसलिए यहाँ नीला क्या है विशेषण और गाय क्या है विशेष। तो जहाँ पे विशेषण विशेष की भावना पाई जाए या उपमेय उपमान की भावना पाई जाए वहाँ पे जो है कर्मधारय समास होता है। लाल किला, लाल है जो किला, यानी कि ये किला कैसा है, लाल है, लाल क्या है विशेषण है, किला क्या है विशेष है, इसलिए लाल किला, ये विशेषण विशेष की भावना पाई जा रही है। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, इसमें जो है कर्मधारय समास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कैसा है प्रधान है, विशेषण मतलब ये विशेषण एक प्रकार से प्रधान, ठीक है, मुख्य, ठीक। तो इस तरह हो गया कर्मधारय समास। आगे देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में बहुत ही इजी समास है ये, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो पहला पद संख्यावाची यानी संख्या आता है, 1 2 3 4 5 6 जो संख्या होती है वो सभी संख्या आती है इसमें। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे दिया गया है पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिशूल 3 शूलों अर्थात कांटों का समूह।
तो इस तरह जो है ये द्विगु समास हो गया। पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास हो गया। आगे देखते हैं, आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या दोस्तों, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। समस्त पद बनाते समय और या तथा शब्द लुप्त हो जाते हैं, यानी ये सभी लुप्त हो जाते हैं। जब समस्त पद यानी समास जब बनाया जाता है तब, और जब विग्रह किया जाता है तो और या तथा ये सारे शब्द आ जाते हैं इसमें। जैसे दिया गया है पाप पुण्य, पाप और पुण्य, रात दिन, रात और दिन, ये सभी ये हो गया द्वंद्व समास। अगला समास देखते हैं, ये है बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास में बहुब्रीय समास, जिस समास का पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान हो। इसमें पहला पद प्रधान नहीं होगा, दूसरा पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ पर बहुब्रीय समास होता है या उसे बहुब्रीय समास कहा जाता है। जैसे देखते हैं नीलकंठ, यानी नीला है जो कंठ, अर्थात एक नया अर्थ निकल के आ रहा, तीसरा पद प्रधान बन रहा है, यानी नीलकंठ, यानी नीला है जो कंठ, नीला और कंठ से नहीं मतलब है, मतलब तीसरा अर्थ निकल के आ रहा, तीसरा पद प्रधान बन रहा है, इसलिए ये जो है बहुब्रीय समास है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। दशानन, दस है मुख अर्थात रावण। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। महादेव, देवों में है जो महान अर्थात वो है महादेव, तो वो हैं शिव जी, है ना। तो इस तरह जो है ये हो गया बहुब्रीय समास। अब इसके बाद जो है दोस्तों लास्ट में एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर हमको कहीं कन्फ्यूजन होता है कि कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि बहुब्रीय समास, हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, ऑप्शन में पता नहीं चलता कि बहुब्रीय समास आ गया या जो है द्विगु समास में या बहुब्रीय समास, उसमें क्या लगाना है हमको, या बहुब्रीय समास और उसके पहले कर्मधारय समास, दोनों में हमको क्या लगाना है। तो दोस्तों ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन में यदि बहुब्रीय समास दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है त्रिनेत्र, तो ऑप्शन में यह बहुब्रीय समास दिया गया है और उसके बाद द्विगु समास भी दिया गया है, तो उसमें बहुब्रीय को श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए बहुब्रीय पे हम टिक करेंगे। एग्जाम में अगर बहुब्रीय समास जो है बहुब्रीय पे हम टिक करेंगे, अगर बहुब्रीय और द्विगु दोनों दिया गया है तो हम बहुब्रीय पे टिक करेंगे, और यदि बहुब्रीय नहीं है तो द्विगु तो त्रिनेत्र में है ही, उस पे तो हम टिक ही करेंगे। इसी तरह कभी कभी कर्मधारय और बहुब्रीय में भी डिफरेंस नहीं पता चलता है, तो उसके लिए भी यही ऑप्शन बनता है कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि ऑप्शन में बहुब्रीय दिया गया है तो बहुब्रीय पे टिक करेंगे, अन्यथा कर्मधारय अगर है तो कर्मधारय पे टिक करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुब्रीय और कर्मधारय दोनों में आते हैं, और कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं कि जो द्विगु और बहुब्रीय दोनों में रहते हैं, लेकिन ऑप्शन के डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में हम क्या लगाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।